हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं एक मॉडल पेपर लेके आ रखा हूँ और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक मॉडल पेपर के तौर पे है, तो आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपके इसमें कितने आंसर बन रहे हैं तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपकमिंग एग्जाम के लिए एक हमें जो है यहाँ पे क्लू मिल जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम जो है हमें आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। बाकी तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हमें जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चंस को, तो क्या पता हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को एग्जाम में मिल जाए। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है, तो आप जो है देख लीजिएगा और अपना स्कोर भी बताना कि आपने कितने यहाँ पे सही किए। तो पहला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का हमें यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन हो जाएगा और हो जाएगा पवन। तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले संधि विच्छेद देखा, तो जो पो प्लस एन है यानी पो प्लस अन है, तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले देखेंगे कि संधि, तो संधि विच्छेद हुआ पो प्लस अन यानी पवन। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सी संधि है? इसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। अब एक बार हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं, जो संधि होती है, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि होती है 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो यानी यहाँ पे जो पवन है, पवन में कौन सी संधि है? अयादी संधि है। अब जो यहाँ पे थोड़ा अयादी संधि, तो अयादी संधि कैसे हम पता करेंगे कि अयादी संधि? तो जैसे ए आई ओ आओ, जैसे इनके बाद अगर कोई अलग स्वर आए, जैसे ए का अय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, तो इस तरह से आव का आव हो जाएगा। तो ये हमें अयादी संधि पहचानने का नियम है। बाकी यहाँ पे जो है हमने पता कर लिया कि पवन में कौन सी संधि है, पो प्लस अन और अयादी संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, यहाँ पे जो है शुद्ध शब्द वाक्य, शुद्ध वाक्य क्या है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया और उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो सबसे सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे महा प्लस ऐश्वर्य जो है महेश्वर्य, क्या हो जाएगा? महेश्वर्य, महेश्वर्य यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? अब हिंदी किस परिवार की भाषा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारोपिया। अब जो हिंदी है, तो हिंदी अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस जननी जो है हिंदी की जननी, तो वो हो जाएगा संस्कृत। यानी जो है हिंदी का जो आधार है वो क्या है? संस्कृत है। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, जो इसके भी क्या है, हिंदी जो भाषा है इसके भी परिवार हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के परिवार हम देख लेते हैं, कौन कौन से परिवार इसके हैं। पहला है भारोपिया, पहले नंबर पे कौन है? भारोपिया। फिर है द्रविड़ परिवार, और फिर तीसरा कौन है? ऑस्ट्रिक परिवार। कौन सा है? ऑस्ट्रिक। यानी इसे हम बोल सकते हैं भारोपिया भाषा, फिर हम बोल सकते हैं द्रविड़ भाषा, और उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रिया भाषा। ऑस्ट्रिया भाषा। अब इसमें भारोपिया भाषा जो है, इसमें आते अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, और ये संबंध रखती हैं हिंदी भाषा से। अब हिंदी भाषा जो है, द्रविड़ भाषा में कौन कौन से आते हैं? द्रविड़ में देख लेते हैं, तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया और मलयालम हो गया। और जो ऑस्ट्रिक भाषा होती है, तो ऑस्ट्रिक भाषा होती है मुंडा, खासी, संथाली, ये सभी क्या आते हैं? ऑस्ट्रिक भाषा में आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? संस्कृत की भाषा है। सबसे पहले क्या आती है? संस्कृत आती है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है हमारी प्राकृत। कौन आएगी? प्राकृत। उसके बाद आएगी प्राकृत। यहाँ पे थोड़ा लिखने का इश्यू हो रहा, प्राकृत। उसके बाद हमारी क्या आएगी? अपभ्रंशन। क्या आएगी? अपभ्रंशन। अपभ्रंशन, अपभ्रंशन हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी क्या आएगी? अपभ्रंश के बाद हमारी उत्पत्ति होगी हिंदी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इनको देखेंगे। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये भी आ गया, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं है क्या पूछा गया है, तो इस चीज को भी हमें देखना होता है। तो जो हिंदी है इसमें हम देख लेते हैं, ये जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना यहाँ पे नहीं है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रंगभूमि। तो रंगभूमि जो है यहाँ पे किसके है? प्रेमचंद्र की। किसकी है? प्रेमचंद्र की। रंगभूमि प्रेमचंद्र की। आकाशदीप, आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की, और ये एक कहानी है। उसके बाद जो तितली है, तो तितली भी किसके है? जयशंकर प्रसाद की। और उसके बाद है कामयानी, तो कामयानी भी किसके है? जयशंकर प्रसाद की। और जो ये कामयानी है ना, ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम यानी सबसे बाद की काव्य है, और 1936 में इन्होंने ये है सबसे बाद में लिखी थी कामयानी। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से बन सकता है, तो हम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये की गई थी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई। अब थोड़ा हम यहाँ पे संविधान से संबंधित यहाँ पे देख लेते हैं। जो भारत का संविधान, इसका गठन हुआ था 22 जुलाई 1946 को, और यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को जो है प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा की जो यहाँ पे प्रथम बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और यहाँ पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष, और यहाँ पे जो है एससी जो मुखर्जी थे यहाँ पे उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, और बीएन राव को यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे बनाया गया। 26 जुलाई 1947 को जो है गवर्नर जनरल ने जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की, और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, और 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत किया गया, जिसमें जो है संविधान सभा की जो है दूसरी बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे जो है, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे जो है अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब यहाँ पे जो संविधान सभा पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पे जो संविधान है, तो यहाँ पे थोड़ा संविधान को देख लेते हैं। जो हमारा संविधान है ना, तो ये संविधान है सबसे बड़ा संविधान। अब यानी लिखित संविधान भी है, लिखित के आधार पे लिखित भारत का जो संविधान वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और ये जो संविधान है इसमें है 395 आर्टिकल, यानी आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी ये सबसे बड़ा संविधान है। और अगर हम शब्दों की संख्या यानी वर्ड्स की संख्या देखें, तो जो भारत का संविधान है ये इसमें जो टोटल वर्ड है ना 1.5 लाख तक के वर्ड है इसमें लगभग। तो इसमें यहाँ पे वर्ड है, तो वर्ड के हिसाब से यानी शब्दों की संख्या से भी और अनुच्छेद के हिसाब से भी जो है भारत का संविधान है ये सबसे बड़ा संविधान है। अब यहाँ पे थोड़ा सबसे छोटा संविधान भी हम देख लेते हैं। जो सबसे छोटा संविधान है ना, ये सबसे छोटा संविधान है, तो वो है आर्टिकल के हिसाब से यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका में केवल जो है 7 आर्टिकल है। और अगर हम शब्दों के हिसाब से देखेंगे, तो शब्दों के हिसाब से जो सबसे छोटा संविधान है वो है मोनाको, और इसमें जो टोटल शब्द है वो है 3814 शब्द जो है मोनाको के संविधान में शब्द है। अब एक थोड़ा यहाँ पे और देख लेते हैं। जो सब नवीनतम यानी सबसे नया संविधान है वो कहाँ का है? नेपाल का है। कब बना था? 20 सितंबर 2015 को जो है नेपाल का संविधान लागू हुआ था, या नेपाल का संविधान बना था। सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन हमने काफी फैक्ट यहाँ पे लिए हैं। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, काव्य कीर्ति रेणुका के रचनाकार है। तो काव्य कीर्ति रेणुका के रचनाकार है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब रामधारी सिंह दिनकर जो है इनके जो है 30 से अधिक काव्य हैं, और इनकी जो है गद्य की भी किताबें हैं। अब जो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराले हैं, तो ये कैसे हैं? एक छायावादी कवि हैं। अन्य कवि कौन कौन से छायावादी कवि हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनकी जो कविता हैं परिमल हो गया, अर्चना, सांध्य, काकली, अपरा, आराधना, राग विराग, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, नए पत्ते बेला, शीत गुण, गीत गुण, ये सभी इनके क्या हो गए? इनके काव्य हो गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले इनकी रचनाएं हो गई। अब यहाँ पे जो जैनेन्द्र है, तो जैनेन्द्र जी जो है इनका जो है इनके हैं फांसी हो गया, वातायन हो गया, नीलम देश की कन्या हो गया, एक रात हो गया, दो चिड़िया, जय संधि, जैनेन्द्र की कहानियां और 7 भाग, ये सभी इनकी हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी राज्य सरकार को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो सभी राज्य सरकार को भेजे जाने वाला जो राज्य पत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिपत्र। परिपत्र कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है? औपचारिक जो पत्राचार है
यानी कार्यालयादेश कैसा है, औपचारिक पत्राचार। अभी इसका जो प्रयोग किया जाता है मंत्रालयों, विभाग, कार्यालय, सरकारी जो भी निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं, जो भी सूचनाएं यहाँ पे प्राप्त करनी होती है, उनके लिए यह जो है कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब हो गया यहाँ पे हो गया स्मरण पत्र। क्या हो गया इसका मतलब, स्मरण पत्र, यानी किसी चीज की स्मरण कराना, किसी चीज को यहाँ पे याद दिलाना। तो जब कोई विज्ञापन या ज्ञापन क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, और अगर उसका जो है लंबे समय तक कोई उत्तर नहीं मिलता है तो उसको दोबारा याद दिलाने के लिए यह जो है पत्र लिखा जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। अब यहाँ पे देखो वर्ण, वर्ण हमारे देखेंगे तो वर्ण जो ध्वनि है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। अब वर्णों के सबसे जो है एक से अधिक वर्णों के मेल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे क प्लस स, क्या देखा हमने, क प्लस स, तो क में क्या लगा, अभी हलंत लगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों का मेल बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। तो इसी तरह से इनका जो मेल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम कहेंगे व्यंजन। अधिसूचना का प्रयोग, अधिसूचना का जो प्रयोग है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है, यह हमें बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है बोल रहा है, तो हमें नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुदूत। अब आकाश के जो पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं? अंबर, आसमान, गगन, फलक, नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, व्योम, दीव, खगोल, गगन, मंडल, आसमान, धूलोक और अनंत। ये हो गए आकाश के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य है, ये हमें बताना है। तो मिश्र वाक्य क्या है? तो मिश्र वाक्य है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब सूर्योदय हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सूर्योदय हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो कब गए, तब गए। तो यानी जो यहाँ पे होगा मिश्र वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी, तब। अब यहाँ पे मिश्र वाक्य जहां, जिसने, जिधर, इधर, उधर, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। शुद्ध वाक्य को हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमें राइट आंसर बताना है। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेकों जातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो मक्खी शब्द का तत्सम हमें बताना है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ए, मक्षिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द हमें बताना है 16 का। तो तद्भव शब्द यहाँ पे देखेंगे सूरज। वैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, तो तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य होगा। तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य होगा। लेकिन जो तद्भव है, तो तद्भव सूरज भी है, तद्भव सूरज भी है, और अगर देखें तो दिनकर भी है, प्रभाकर भी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गए शायद, या भी इसको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो खग जाने खग की भाषा, क्वेश्चन नंबर 17। तो खग जाने खग की भाषा, तो ये हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खिचड़ी पकाने मुहावरा का अर्थ, तो षड्यंत्र की तैयारी करना। मुंशी प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, तो ये हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। काकभूषणी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो काकभूषणी ताल क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद में। चमोली जनपद में जो है काकभूषणी ताल है, जिसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफली ग्लेशियर है, क्वेश्चन नंबर 22। कफली ग्लेशियर कहाँ पे है? कफनी ग्लेशियर। तो कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर जनपद में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की 10 जनसंख्या वृद्धि दर है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 23 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18.80%। भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो यहाँ पे जो 24 वाला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा ने अपनी देह का त्याग किया था। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपनी देह का त्याग किया था, ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ में। अब यहाँ पे थोड़ा जी जो है आदि शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं। तो जो शंकराचार्य थे, इनका आगमन हुआ था
भारत के महान व दार्शनिक प्रवर्तक थे। आदि शंकराचार्य कौन थे? भारत के महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। और यहाँ पे जो है शंकराचार्य का आगमन तब हुआ जब उत्तराखंड में कार्तिकपुर राजवंश का शासन चल रहा था। जो यहाँ पे शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने जो है भारत में जो है 4 मठों की भी स्थापना की। कौन कौन से मठ हैं? ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। 820 ईस्वी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था केदारनाथ में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो है थोड़ा हम कार्तिकेयपुर राजवंश, तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है स्थापना हुई थी कब? 700 ईस्वी में। और उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था ये था कार्तिकेयपुर राजवंश। इस वंश को धर्म राज्य भी कहा जाता है। अब कार्तिकेयपुर राजवंश थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इनकी जो राजभाषा थी तो ये थी संस्कृत और लोक भाषा थी इनकी पाली। अब जो यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश था ना, इनका जो शासनकाल रहा 700 ईस्वी से और 1050 ईस्वी तक। अब इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बसंत देव। और इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी चमोली जनपद में, जोशीमठ चमोली में। अब इन्होंने क्या किया? राजधानी को यहाँ पे स्थानांतरित किया था। बैजनाथ बागेश्वर के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर कत्यूर घाटी 300 वर्षों तक यहाँ पे रहे। और फिर इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को बागेश्वर के जो बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर कत्यूर घाटी में अपनी राजधानी को यहाँ पे स्थापित कर दिया था। यहाँ पे जो है कत्यूरी शब्द का यहाँ पे जो प्रयोग किया था कार्तिकेय राजवंश के लिए, तो कार्तिकेय राजवंश के लिए सबसे पहले यहाँ पे कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था एटकिंसन ने, जो एक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट 1884 ईस्वी में यानी एक खंड था, उसमें ये दिया गया है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो क्या था? एटकिंसन ने। तो इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं में चंद वंश के प्रथम राजा कौन थे? तो कुमाऊं में चंद वंश के यहाँ पे देखेंगे प्रथम राजा कौन थे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सोमचंद। अब थोड़ा हम यहाँ पे सोमचंद के बारे में देख लेते हैं। तो जो कुमाऊं है ना, कुमाऊं में सबसे पहले यहाँ पे जो है ना सोमचंद के बारे में सभी का अलग अलग मत है। तो सोमचंद का जो यहाँ पे जो कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना 712 ईस्वी तक रही। कब से? 700 ईस्वी से और 721 ईस्वी तक। अब जो यहाँ पे जो ब्रिटिश काल के लेखक थे एटकिंसन, इन्होंने जो है सोमचंद का जो शासन काल था 935 ईस्वी के आसपास माना। यानी सभी ने क्या किया? अलग अलग मान रखा है। और यहाँ पे जो है चंद वंश की स्थापना थोरचंद जो है वो 1216 ईस्वी ने की। लेकिन सभी जो है जो अलग अलग इतिहासकार हैं वो अलग अलग मानते हैं। और चंद वंश की स्थापना जो सोमचंद ने के द्वारा की गई 685 से 700 ईस्वी तक की गई। और जो सोमचंद थे ना वो थोरचंद सोमचंद की 23वीं पीढ़ी में थे। जो थोरचंद थे वो सोमचंद की 23वीं पीढ़ी में थे। तो सभी का जो है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर थोरचंद जो है 23वीं पीढ़ी में था तो इसने कैसे जो है चंद वंश की स्थापना की? इसका यही सब साफ आंसर है कि जो कुमाऊं का चंद वंश के राजा प्रथम राजा थे वो कौन थे? सोमचंद थे। अगला क्वेश्चन, चंपावत में राजभुंगा के किले का निर्माण करवाया था। तो चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे हमें जो बताना है क्वेश्चन नंबर 27, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमचंद ने। अब जो यहाँ पे सोमचंद जो थे 700 से 700 ईस्वी तक जो है चंदवंश के संस्थापक भी थे। इन्होंने जो है चंदवंश की जो सोमचंद थे, इन्होंने जो क्या किया था, चंपावत की राजधानी चंपावत से राजभुंगा किला बनवाया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किए थे? 4 किलेदार नियुक्त किए। कौन कौन? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। और इन किलेदारों को 4 आल कहा जाता था। यानी इन्होंने क्या किया कि जो राजभुंगा किला बनवाया चंपावत में, राजभुंगा किला बनवाया, उस 4 किलों में क्या किया? 4 यहाँ पे क्या किए? किलेदार नियुक्त किए। कौन कौन से? कार्की क्या, बोरा क्या, तड़ागी क्या, चौधरी क्या। और इनको किलेदारों को यानी सबको मिला कि इन किलेदारों को 4 आल कहा जाता था। और ये जो 4 आल थे ना, ये कहाँ के थे? नेपाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। राज्यसभा सीटों की 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन थे यहाँ पे? नित्यानंद स्वामी।
और नित्यानंद स्वामी जो थे ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था ये था 9 नवंबर 2000 से और 29 अक्टूबर 2000 तक। अब यहाँ पे थोड़ा हम भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है उत्तराखंड के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और ये भी अंतरिम मुख्यमंत्री थे। 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पे रहे। उसके बाद है नारायण दत्त तिवारी, तो नारायण दत्त तिवारी जो है तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और ये प्रथम निर्वाचित 5 वर्ष कार्यकाल वाले एकमात्र मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी जो है एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहा, 2 मार्च 2002 से और 7 मार्च 2007 तक। उसके बाद जो है भुवन चंद्र खंडूरी, तो इनका जो कार्यकाल था ये था 11 सितंबर 2011 से और 13 मार्च 2012 तक, और ये जो थे 6वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे जो है हमने मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। अब आपको जो है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है और कौन से नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, टिहरी रियासत में प्रजा के हितों की रक्षा के लिए प्रजा मंडल की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 फरवरी 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है सुमेलित हमें करना है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले पूर्णागिरि मेला, तो पूर्णागिरि मेला हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पूर्णागिरि मेला, तो हो जाएगा यहाँ पे चंपावत। जोलजीबी मेला, तो जोलजीबी मेला पिथौरागढ़ हो जाएगा। चैती मेला, चैती मेल हो जाएगा उधम सिंह नगर, और झंडा मेला ये हो जाएगा देहरादून। हमें है यहाँ पे अगर हमें 1-2 के आंसर भी पता है ना, तो हम यहाँ से अपना जो है आंसर जो है मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंच केदार का भाग नहीं है? तो कौन यहाँ पे पंच केदार का भाग नहीं है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ ये सभी क्या हैं? पंच केदार के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काशी तीर्थ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग में। झुमेलो गीत प्रतीक है, तो झुमेलो गीत किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए, वेदना और प्रेम का। निम्नलिखित में से कौन द्रव प्रणाली है? तो द्रव प्रणाली है ये हमें बताना है, तो तामी। उत्तराखंड का वह व्यक्ति जो चित्रकला का कलाकार होने के साथ ही अच्छा कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक भी था। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोलाराम। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल थी, यानी था, थे या थी ये हमें बताना है। तो 37 का अगर हम उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो वो थे राज्यपाल। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वुमेन की बात की जा रही है। और मैन में देखेंगे तो सबसे पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला, सबसे पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 से और 7 जनवरी 2003 तक। और यहाँ पे अभी क्या बात की जा रही है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पे जो है हमें बताना है, तो ये थी मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा जो है उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और सॉरी राज्यपाल थी, और ये थे 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक। और दूसरी महिला जो राज्यपाल थी वो थी बेबी रानी मौर्य, 26 अगस्त 2018 से और 3 सितंबर 2021 तक। अब यहाँ पे जो है बनवारी लाल, यहाँ पे क्या है? बनवारी लाल जोशी, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? BL जोशी। तो ये जो थे तीसरे नंबर के राज्यपाल थे और 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक के उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। उसके बाद जो है बेबी रानी मौर्य हमने देख लिया। बेबी रानी मौर्य क्या थी? 26 अगस्त 2018 से 3 सितंबर 2021 तक 7वीं राज्यपाल थे। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। 15 अक्टूबर 2021 से जो है लेफ्टिनेंट जो जनरल गुरमीत सिंह है ये उत्तराखंड राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का नवा मंडल कौन समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है 38 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोम देवता को। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, तो क्वेश्चन नंबर 39 सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन यहाँ जो है ए, मनुस्मृति। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विराटनगर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ये हमें बताना है 41 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्धार्थ।
मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? 42 का हमें बताना है, ऑप्शन नंबर सी ग्राम। सम्राट हर्ष को पराजित करने वाला शासक था 43, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह हमें बताना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 44। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है डल दिखाई दे रहे हैं, तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1191 ईस्वी में। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन नंबर 45, तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री, और ये क्या है? एकमात्र शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा है 46, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 72। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है सौर मंडल। जो यहाँ पे हमारा सौर मंडल है, सोलर प्लेनेट है, तो इसमें जो मुखिया होता है कौन होता है? सूर्य होता है। 4 प्लेनेट के हैं इनर प्लेनेट हैं, और 4 प्लेनेट के हैं आउटर प्लेनेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये हमें बताना है 49, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटोपैक्सी। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है, तो ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है गुजरात की कितनी लंबी जो है सागरीय तट रेखा है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है कन्नौज के निकट से। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? 52, ऑप्शन नंबर बी चित्रंजन। पेरियार अभ्यारण्य है 53, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 54, ऑप्शन नंबर ए 9 मई 2015। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीएल का मुख्यालय, तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव किस अधिनियम में किया गया? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 1935 का शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत है, तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड का संविधान। भारत का जो संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और ये जो है आर्टिकल जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल 36 से और 51 तक यहाँ पे आर्टिकल जो नीति निर्देशक तत्व है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 59, तो ये हमें पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार 60 का 60 हमें देख लेते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अनुच्छेद 19 का ए। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी पूछा भी गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था कर अधिकारी का, जो जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है 61, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता जागरूकता। अशोक काल का शिलालेख उत्तराखंड में प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ कालसी से। कनकपाल के स्वर्ण से संबंधित था 63, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परमार वंश। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई, तो 64 यहाँ पे हो जाएगा सी श्रीदेव सुमन द्वारा। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड राज्य का कितना भाग पर्वतीय है? 65, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 86.07%। बद्रीनाथ धाम स्थित है, बद्रीनाथ धाम बताना है कहाँ स्थित है? 66 चमोली जनपद में। केदारनाथ जो है आपको कमेंट में बताना है। उत्तराखंड का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला स्थान है, उत्तराखंड का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला स्थान है 67, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नगर। पिंडार नदी का उद्भव स्थान कहां से है? पिंडार नदी का उद्भव स्थान कौन सा है? 68, ऑप्शन नंबर ए पिंडारी ग्लेशियर। उत्तराखंड में स्थित वह ताल जो भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, तो 69 का हमें बताना है ऑप्शन नंबर सी माशर ताल। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? 70, तो ऑप्शन नंबर डी नौकुचिया ताल। उत्तराखंड राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है 71, ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में है? 72, तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये हो जाएगा टिहरी बांध 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के गांधी के रूप में जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो 74, ऑप्शन नंबर सी इंद्रमणि बड़ोनी। भोटिया जनजाति में प्रचलित लोकगीत है, तो भोटिया जनजाति में प्रचलित लोकगीत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तिमली हो गया, बाजी हो गया, तोवेरा हो गया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय 76, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कमी से होता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी जस्ता। सेव का खाने योग्य भाग होता है,
तो कौन सा भाग जो है सेब का खाने योग्य है, वो है ऑप्शन नंबर सी पुष्पासन। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, 79। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यकृत। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जीवाणु जनित है, तो जीवाणु जनित है यह हमें बताने 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हैजा। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था, तो किसने किया था, 82 का ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी तिरुवनंतपुरम में। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह स्थित है 84, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। यूनेस्को का मुख्यालय 85, तो यूनेस्को मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर ए बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे, तो कौन थे, 87 ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने शपथ ली, तो कब ली थी इन्होंने शपथ, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 2022 को। अगस्त 2022 में राजस्थान में संपन्न अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ भाग लिया, 89 ऑप्शन नंबर सी ओमान। 30 जुलाई 2022 का नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में। 8 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की कितनी महिलाओं किशोरियों को तिलो रोतेले पुरस्कार से सम्मानित किया, तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी 12। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बगवाल मेला का आयोजन किया गया, तो कब किया गया, 92 का 12 अगस्त 2022 को। अगस्त 2022 में उत्तराखंड में अग्निवीर योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया, 93, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटद्वार से। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां, तो ये हमें थोड़ा अगर यहाँ पे जो है 94 सब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, और इन क्वेश्चंस को जो है मैं एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन अभी जो है आंसर यहाँ पे जो केवल आंसर है इनको मैं अभी जो है मार्क कर देता हूँ। बाकी जो एक्सप्लेन करने हैं तो एक्सप्लेन में नेक्स्ट वीडियो में इनको लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत वीडियो जो है बहुत ही लेंथी हो रही है। तो 94 का यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे बता लेते हैं कि जो सिरों की संख्या जो है 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गाय की संख्या तो 21। 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, 95, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8%। किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर, इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई 20 सेंटीमीटर और शेष छात्रों की औसत लंबाई 30 सेंटीमीटर। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। मंदिर की ऊंचाई बताइए, 97 ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12,000। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यू। भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रपिता यहाँ पे जो है, तो भारत के जो लौह पुरुष हैं वो हैं वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रपिता कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन हमने किए, बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चन है मैं इन्हें नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।